नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड की सियासत में हलचल मची हुई है और इसीलिए आज की बहस को हमने नाम दिया है आहट। ऐसी आहट जिसको पूरा पहाड़ प्रदेश महसूस कर रहा है। हालांकि कल शाम तक इसमें प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष ने विराम लगाने की कोशिश की थी। दरअसल शनिवार को गैरसैंण बजट सत्र के दौरान देहरादून में बीजापुर गेस्ट हाउस में एक बड़ी बैठक आयोजित हुई। यह बैठक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने बुलाई थी। इसके बाद से प्रदेश नेतृत्व के बदलने की संभावना तेज हो गई थी। बैठक समाप्त होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने मुख्यमंत्री बदलने की अटकलों को खारिज कर दिया और इस बैठक को एक सामान्य रूटीन बैठक बता दिया। सियासत में थोड़ी देर के लिए शांति आ गई, लेकिन अब इसमें फिर से उबाल आ चुका है। एक रिपोर्ट के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली तलब किए गए। यहां आला कमान के सामने रावत ने पक्ष भी रखा है, लेकिन इस बीच सियासी गलियारों में यह चर्चा भी तेज हो चली है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री का चेहरा बदल सकता है। यानी कि संकेत साफ है कि रावत हट सकते हैं। उनकी जगह इस रेस में कई नाम भी चल रहे हैं। खासतौर पर अजय भट्ट, अनिल बलूनी और सतपाल महाराज का नाम आगे बताया जा रहा है। पहले भी 4 साल के दौरान कई बार मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के हटने की चर्चा हुई है, लेकिन उनकी कुर्सी बरकरार रही। इसलिए अभी यह कहना जल्दबाजी हो जाएगी कि आखिर सत्ता में परिवर्तन होने जा रहा है या सिर्फ यह एक रूटीन है जिसके चलते त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली पहुंचे हैं। आज 1 घंटे की बहस में ही समझने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर पहाड़ प्रदेश में क्या बदलने वाला है। एक सवाल यह भी कि जिस तरह से बीजेपी का दावा है कि पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है, तो फिर इस दिल्ली दौड़ के क्या सियासी मायने हैं। और एक सवाल यह भी कि क्या विपक्ष को फिर से यह कहने का मौका मिल जाएगा कि प्रदेश की सरकार विफल साबित हो रही है, क्योंकि पार्टी में संगठन के स्तर में ही उठापटक चल रही है। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर पहाड़ प्रदेश में क्या चल रहा है और क्या नए रंग यहां की राजनीति में देखने को मिलने वाले हैं, और इस आहट में क्या कुछ छिपा हुआ है, इसी को समझने की हम कोशिश करेंगे। आपको बता देते हैं कि प्रदेश की राजनीति में अब तक क्या हुआ। बंशीधर भगत ने मुख्यमंत्री बदलने की अटकलों को पहले खारिज किया था और बंशीधर भगत ने इसको एक रूटीन बैठक ही बताया था, लेकिन इसके बाद क्या हुआ। सोमवार को गैरसैंण में मुख्यमंत्री के तमाम कार्यक्रम थे। उनको महिला दिवस के तमाम कार्यक्रमों में शामिल होना था, जिसमें मुख्यमंत्री ने जाना सुनिश्चित पहले से किया हुआ था। इसी बीच क्या होता है, मुख्यमंत्री को दिल्ली से तलब किया जाता है और आनन फानन में मुख्यमंत्री इसके बाद दिल्ली रवाना हो जाते हैं। वहां पर यह कहा जाता है कि आला कमान ने इनको बुलाया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत सीएम पद पर बने रह गए तो इतिहास रच देंगे। ऐसा हो सकता है दूसरे मुख्यमंत्री होंगे जो 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाएंगे, क्योंकि बजट सत्र के दौरान बीजापुर गेस्ट हाउस में एक बैठक आयोजित की गई। उसमें तमाम तरह की चर्चाएं हुई और बैठक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह और दुष्यंत गौतम ने बुलाई थी। सभी की जानकारी सभी को है, लेकिन तभी से प्रदेश नेतृत्व के बदलने की संभावना तेज हो गई थी, पर इन तमाम अटकलों को खारिज कर दिया गया। बंशीधर भगत ने मुख्यमंत्री बदलने की अटकलों को खारिज कर दिया था और ये कहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ अटकलें हैं। बंशीधर भगत ने इसको एक रूटीन बैठक बताया था और यह कहा गया था कि इसके बाद कुछ भी बदलने वाला नहीं है। सोमवार को गैरसैंण में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम थे। तमाम महिला दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिसमें मुख्यमंत्री ने जाना सुनिश्चित किया हुआ था और मुख्यमंत्री को दिल्ली से इसके बाद तलब किया गया, लेकिन तमाम कार्यक्रमों को पीछे छोड़ वो दिल्ली गए और आनन फानन में मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत सीएम पद पर बने रह गए तो इतिहास रचेंगे, क्योंकि इसके पहले आप सबको याद होगा कि नारायण दत्त तिवारी ही इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल किया था। उसके बाद अगर ये 5 साल तक अपनी सीएम पद पर बने रह जाते हैं तो त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रदेश के दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री होंगी जो कि अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा करने वाले हैं। तो आज इस बहस में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पहाड़ प्रदेश में जो आहट चल रही है, उस आहट के मायने क्या हैं। क्या सच में पर्दे के पीछे कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी सुगबुगाहट पूरे प्रदेश में है, या एक सामान्य रूटीन शिष्टाचार या औपचारिक मुलाकात कही जा सकती है, जिसके बाद सब कुछ ठीक करने की कोशिश भी यहां पर हो सकती है। क्योंकि जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनका भी यह कहना है कि एक सामान्य रूटीन की बैठकें हैं, मुलाकातें हैं। वहीं जो तमाम संगठन के वरिष्ठ नेता उनका भी कहना है कि नहीं, पार्टी में सब कुछ ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है। जो एक सामान्य प्रक्रिया होती है उसी के तहत ये बैठकों का दौर चल रहा है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली दौड़ हुई है, उसके बाद विपक्ष कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है कि बड़ा परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं है। तो अगर ऑल इज वेल की परिस्थितियां हैं तो फिर ये दिल्ली दौड़ क्यों, और अगर ये एक सामान्य रूटीन है तो आखिर इसकी जानकारी क्या सभी को थी, क्या ये अचानक नहीं हुआ है। इन सभी सवालों के बीच में आज हम इस पूरी बहस को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहां पर चल क्या रहा है। पहाड़ प्रदेश में जो ये रस्साकशी का दौर देखने को मिल रहा है, क्या सच में इसके पीछे कुछ ना कुछ ठोस वजहें हैं, या तमाम ऐसी बातों को सिर्फ हवा दी जा रही है ताकि प्रदेश में यह मैसेज जाए कि सरकार ठीक से नहीं चल रही है,
जो संगठन है उसमें सब कुछ ठीक नहीं है बीजेपी के अंदर, और कहीं ना कहीं एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री को दिल्ली से तलब किया गया उसके बाद इन अटकलों को और ज्यादा हवा मिली है। ये अटकलें और भी ज्यादा तेज हुई हैं, क्योंकि अगर सब कुछ ठीक था, जैसा कि बंशीधर भगत बोल रहे थे कि सब कुछ ठीक है, तो फिर आखिर आला कमान ने मुख्यमंत्री को दिल्ली क्यों बुलाया। और ये इस मायने में भी है क्योंकि उत्तराखंड में अब तक सिर्फ और सिर्फ एनडी तिवारी इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। उसके बाद दूसरा ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ जो कि अपने कार्यकाल को पूरा कर पाया हो। भुवन चंद, आपको खंडूरी याद होंगे कि भुवन चंद खंडूरी एक ही कार्यकाल में 2 बार मुख्यमंत्री बनाए गए थे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ इसमें दीप्ति रावत है, प्रवक्ता बीजेपी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। गरिमा मेहरा दसौनी है, प्रवक्ता कांग्रेस से, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। और रमेश ठाकुर है, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। तो दीप्ति रावत, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। लगातार जिस तरह का दावा बंशीधर भगत ने किया था कि अंदर खाने में सब कुछ ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है, फिर इस दिल्ली दौड़ के मायने क्या है? देखिए, दिल्ली में तो लगातार सीएम जाते ही रहते हैं और सीएम क्या हर व्यक्ति जाता ही रहता है, तो उनका वैसा ही एक दौरा है और इसमें उनका मिलना भी सभी से होगा, जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे भी होगा और सबसे होगा। तो उसी प्रकार से ये वाला भी उनका दौरा है। लेकिन क्योंकि बाकी लोग, मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया है, ऑपोजिशन है, तो उनको क्या है कि कुछ ना कुछ, तो पहले भी आपने देखा होगा कि ऐसी बातें सामने आई थी, मुख्यमंत्री की दिल्ली दौरे पे गए लेकिन वो किसी से भी नहीं मिले, उन्हें किसी भी मंत्री का समय नहीं मिला, इस तरह की सूचना आई। लेकिन बाद में जब सारी फोटोग्राफ्स आई और सारी ये सूचना आई कि वो किससे मिले, किसका, हर से उनका मिलना हुआ, चाहे सूचना प्रसारण मंत्री हो, गजेंद्र शेखावत जी हो, और सबसे उनका मिलना हुआ, माननीय अमित शाह जी हो, तो सबसे मिलना हुआ, वो बातें आई बाद में। तो फिर सब लोग शांत हो गए। ऐसे ही अभी भी है, मैं कहूंगी कि अभी केवल कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या है, क्यों गए हैं, और जो बात है वो हम सबके सामने आ ही जाएगी, आप लोगों को भी जानकारी हो जाएगी और हमको भी हो जाएगी। तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि इसको बहुत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है बात को। ये बात दरअसल इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है दीप्ति जी, क्योंकि देखिए जिस तरह से अचानक एक बैठक बुलाई जाती है, उसकी कोई सूचना पहले से नहीं होती है। अचानक बैठक बुलाई जाती है, बजट सत्र को छोड़कर मुख्यमंत्री खुद देहरादून पहुंचते हैं, उसके बाद बंशीधर भगत सामने आते हैं, वो दावा कर देते हैं कि नहीं सब कुछ ठीक था। तो अगर सब कुछ ठीक था तो फिर दोबारा आला कमान ने उनको क्यों बुलाया? इसी से इन अटकलों को जोर मिलता है। नहीं, देखिए, पहली बात तो ये कि बजट सत्र का जो काम था वो लगभग पूरा हो गया था, इसलिए उनकी जल्द खत्म कर दिया गया। और जो बैठक की जहां तक बात है, तो केंद्र से तो यहाँ लगातार आते ही रहते हैं लोग, क्योंकि सरकार कुछ अर्थ होने वाले हैं, तो उसकी भी तैयारियों की कई बैठकें थी। और क्योंकि अब आगे आने वाले चुनाव है 1 साल में, तो किस तरीके से पार्टी आगे अपना रोड मैप बनाएगी, और 1 साल ही क्योंकि केवल चुनाव को अब रह गया है लगभग, तो आगे की तैयारी होगी इस वर्ष में, आखिरी के साल में, उसकी भी कई चर्चाएं थी। इस कारण से सब लोग आए थे। तो इसमें कोई बहुत अचानक कोई चीज हो गई या बिना बताए हो गई, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, गरिमा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गरिमा जी, आप प्रदेश की राजनीति को बहुत अच्छे से समझती हैं, क्योंकि आप एक वरिष्ठ नेता भी हैं कांग्रेस की। आपको क्या लगता है कि जो दिल्ली दौड़ हुई है, ये एक सामान्य दिल्ली दौड़ है? क्योंकि इसके पहले भी इनको बुलाया जा चुका है, लेकिन सत्ता में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, तो इसको सामान्य माना जाए, या जिस तरह की अटकलें पूरे पहाड़ प्रदेश में हैं कि चेहरा बदल सकता है, ये बात सही है कि पहली वाली बात सही है? देखिए, दीप्ति जी ने जो तर्क यहाँ पर दिए वो गले नहीं उतर रहे थे और बहुत हास्यास्पद थे, लेकिन मैं उनकी भी मजबूरी समझ सकती हूँ। उनके पास इस वक्त कहने को कुछ है नहीं और वो लीपापोती कर रही हैं, ये सबके समझ में आ रहा है। डैमेज कंट्रोल की वो कोशिश कर रही हैं, लेकिन ये गंभीर इसलिए हो जाता है एंकर महोदय कि बजट सत्र बहुत गंभीर इशू होता है। बजट सत्र का मतलब आपने उत्तराखंड के जनहितों को दरकिनार करके, उसके विभागों के बजट को दरकिनार करके, यानी कि एक ही दिन में आपने खाना पूर्ति कर दी, सारे विभागों के बजट को आपने किसी तरह से आनन फानन में वहां पास करवाया। 12 से 13 लोग आपके विधानसभा अध्यक्ष समेत वहां पर थे। एक प्रचंड बहुमत इस उत्तराखंड की जनता ने जिस दल को दिया हो, आज उसका क्या हर्ष है उस जनता का कि उसका बजट पास कराने के लिए, उस प्रदेश का बजट पास कराने के लिए उसको 12-13 विधायक नहीं मिल रहे हैं। उस जनता को सारे के सारे विधायक यहाँ पहुंच गए। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में जो अधिकृत सूचना
सभी लोगों को सूचना विभाग से थी कि मुख्यमंत्री जी गैरसैंण में ही उस दिन रहेंगे शनिवार को, और अगले दिन रविवार को वो जिलाध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे, महिला दिवस के कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर से तुरंत रवाना होते हैं, वहां गैरसैंण में भी अफरा तफरी का माहौल पनपता है भराड़ीसैंण में, और 40 के करीब विधायक जो है हेलीकॉप्टर से यहाँ देहरादून बुलाए जाते हैं। जिस कोर ग्रुप में विधायकों का होना अनिवार्य नहीं है, विधायक भाजपा के कोर ग्रुप का हिस्सा होते ही नहीं है, सदस्य होते ही नहीं है, वहां भी उनको पट्टी परेड उनकी कराई गई केंद्रीय पर्यवेक्षक रमन सिंह जी के आगे। उसका औचित्य समझ में नहीं आया कि विधायकों की आंखें कोर ग्रुप की बैठक में क्या जरूरत थी और क्यों शक्ति प्रदर्शन करने की जरूरत इन नेताओं को पड़ रही थी। हर नेता अपने हिसाब से प्रयास कर रहा है कि शायद वो मुखिया का चेहरा हो, लेकिन विपक्ष को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि नेतृत्व परिवर्तन होता है नहीं होता है, मुख्यमंत्री कौन बनता है। हमारा सवाल सिर्फ इतना है, क्या नेतृत्व परिवर्तन से जो घाव और छाले आपने उत्तराखंड की जनता के 4 साल के अपने कार्यकाल में लगाए हैं, क्या वो धुल जाएंगे, क्या वो भर पाएंगे? आपने जिस तरह से जन विरोधी फैसले इन 4 सालों में लिए, जिस तरह से आपकी निष्क्रिय और निकम्मी सरकार उदासीन रवैये के साथ 4 साल तक यहाँ पर चली, लोगों ने प्यार और विश्वास आपको दिया। 57 का प्रचंड बहुमत और डबल इंजन की सरकार भूतो न भविष्य थी, कभी किसी को न मिला, शायद न मिलेगा भविष्य में, लेकिन आपने छुरा भोंका उत्तराखंड की जनता के साथ। आपने उसके महिला विरोधी कानून हो, चाहे भू कानून में बदलाव हो, चाहे प्राधिकरणों का गठन हो, चाहे देवस्थानम बोर्ड के गठन से पंडा पुरोहितों ने काम किया हो, चाहे किसानों के हितों में फैसला ना लिया जाना हो, चाहे मंत्री के दरबार में व्यापारी की आत्महत्या हो, चाहे सिटिंग मुख्यमंत्री के ऊपर सीबीआई जांच की बात हो, ये सारी वो बातें हैं। प्रवासी बंधु यहाँ पर आए मजबूरन ही सही, लेकिन रिवर्स पलायन हुआ, लेकिन सरकार उनको रोक पाने में सक्षम नहीं हुई। ये एक बड़ा फेलियर सरकार का था। और अब जिस तरह से गैरसैंण भराड़ीसैंण को आपने कमिश्नरी घोषित कर दिया, एक और मखौल आपने उत्तराखंड की जनता को उड़ाया और खुद का भी आप मखौल उड़वा रहे हैं कि आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बनाए बिना तो कमिश्नर घोषित कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री के लिए लगातार पहले से 30 नंबर 1 कहा गया, फिर मुख्यमंत्री के साथ संगठन खड़ा दिखाई नहीं दिया, आज अजय भट्ट जी इस फैसले के साथ खड़े हुए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। और जिस तरह से दिल्ली दौड़ हो रही है लोगों की एक के बाद एक, दीप्ति रावत जी इसको कितना भी अंडर कारपेट पुश करने की कोशिश करें, कितना भी इसको आई वॉश करार करने की कोशिश करें, लेकिन ये आई वॉश नहीं है, जरूर कुछ गंभीर चल रहा है। विपक्ष इस बात पहले दिन से कह रहा था कि एक लावा पनप रहा है, और उसका बीज उस दिन पड़ गया था जिस दिन 2016 में इन्होंने हमारे वहां टूट करके अपने वहां भारी भरकम मात्रा में हमारे विधायक ले गए, और न सिर्फ ले गए, अपने कैडर के कार्यकर्ताओं को, कैडर के लोगों को इन्होंने दरकिनार करके उनको न सिर्फ टिकट दिया, विधायक बनाया और उसके बाद मंत्री दे दिया। हमारे कांग्रेस से गए हुए लगभग 5 से 6 मंत्री वहां पर बनाए गए। तो बीज उस दिन पड़ गया था, कार्यकर्ता उस दिन असंतुष्ट हो, गरीब इतने हम 40 साल तक काम करें हम, और आप लॉलीपॉप की तरह पोस्टें दे दें उन बागी नेताओं को जो अपने दल को छोड़कर इस तरह से पीठ में छुरा भोंकने का काम करते हैं, जो अवसरवादी हैं, जो अपॉर्चुनिस्ट हैं। तो निश्चित तौर पर इन 4 सालों में अगर उत्तराखंड किसी चीज का चश्मदीद गवाह बना है तो इनके सिर पुटावल का बना है, इनकी मूला कुश्ती का बना है, विधायक की विधायक से नहीं पट रही है, अफसरों की नहीं पट रही है, मंत्रियों की नहीं पट रही है, मुख्यमंत्री से नाराजगी है, और खामियाजा भुगत रहा है गरीब उत्तराखंड की जनता। ठीक है, रमेश ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए। रमेश जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह की बातें बीजेपी की तरफ से कही जा रही हैं उनमें ज्यादा सच्चाई है, या जिस तरह से विपक्ष आकलन कर रहा है, जनता आकलित कर रही है, मीडिया भी कहीं ना कहीं इसमें अपना रोल बखूबी निभा ही रही है? क्या लगता है आपको, जो अटकलें हैं उनमें ज्यादा सच्चाई है या जो बीजेपी का दावा है उनमें ज्यादा सच्चाई है? देखिए आलोक भाई, जब सियासत में कोई चीजें जब उठती हैं, बाहर आती हैं मीडिया के माध्यम से किसी तरीके से, तो उसमें सच्चाई तो होती है। और पॉलिटिकल सबसे बड़ी पार्टी आज की डेट में बीजेपी कही जाती है, कुछ ना कुछ हो रहा है तभी तो चीजें बाहर आती हैं। ठीक है, हमने दोनों पक्ष सुने, कांग्रेस का भी सुना और बीजेपी का सुना, लेकिन इसमें हमें एनालिस्टिक तरीके से, हमें जर्नलिस्टिक तरीके से कुछ चीजों को समझना होगा। यहाँ बिल्कुल ये चीजें हो क्यों रही हैं, ये चीजें उठी क्यों हैं? मुझे लग रहा है जो तपोवन का जब हादसा होता है, ये जो बीजेपी, इसमें कांग्रेस का कोई रोल नहीं है, इसमें पॉलिटिकल दूसरी पार्टियों का कोई रोल नहीं है, ये अंदर खाने की ये उठ रही है। क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह
रावत के जो कार्यकाल चल रहा है उसमें कुछ खामियां हैं, कुछ फेलियर हैं। सबसे बड़ी बात है, इनके कार्यकाल में एक जो अफसरशाही है वो अल्लामारी हो गई है। इनके नेता, इनके एमएलए, इनके एमपी जब किसी भी बड़े अधिकारी की जब शिकायत करते हैं तो इग्नोर कर देते हैं, उनकी बात नहीं मानते, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। आपकी सरकार चल रही है, आपके अगर कोई मंत्री संतरी अगर कोई आप शिकायत करता है किसी को, आपको उसको लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ जो बीजेपी में इस समय जो चल रहा है वो उसमें दो चीजें हैं समझने के लिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत संघ से सर्टिफाइड है, उनके ऊपर शंका आते हैं, संघ के पाले से आते हैं। अब यहाँ पे जो बीजेपी का जो धड़ा है, जो खाटी के जो बीजेपी के जो लोग हैं, वो जो महाराज जी हैं आपके सतपाल महाराज, उनकी तरफ ज्यादा है, अनिल बलूनी की तरफ ज्यादा है, अजय भट्ट की तरफ ज्यादा है। तो ये चीजें दो चीजों में बट गई है। अभी दूसरी जो बीजेपी की जो रिप्रेजेंट जो कर रही है पैनल में बैठी हुई है, पता नहीं नाम क्या था, मैं समझ नहीं पाया था उनका, तो उन्होंने जिस तरीके से बातें कही वो बिल्कुल पल्ले पड़ने वाली नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, त्रिवेंद्र सिंह रावत को जब दिल्ली तलब करा जाता है, ये बात नागपुर तक नहीं पहुंचती है, ये बात सिर्फ और सिर्फ दिल्ली तक रहती है कि उनको क्यों तलब करा गया। जब उनको तलब करा गया, ये बात फिर नागपुर जाती है। नागपुर से जब फोन आता है दिल्ली में, तो उनसे जवाब लिया जाता है जो बड़े जो नेता हैं, अमित शाह हो गए, उस लेवल के नेताओं से, कि ये त्रिवेंद्र रावत को क्यों बुलाया गया। वो बात ठंडे बस्ते में चली जाती है। त्रिवेंद्र सिंह रावत को फिर भेज दिया जाता है कि आप उत्तराखंड में जाइएगा। उसके बाद में जब बात को पूरी तरीके से सच्चाई जानने के लिए दो लोग दिल्ली से और भेजे जाते हैं, रमन सिंह, दुष्यंत गौतम। ये इनकी रिपोर्ट मुझे लग रहा है कल दोपहर तक, कल मंगलवार तक टेबल पे आ जाएगी, अमित शाह के टेबल पे और दूसरे नेताओं के। उसके बाद फैसला लिया जाएगा। मुझे लग रहा है त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाना कोई आसान नहीं है, बहुत कुछ करना पड़ेगा। अगर उनको हटा दिया गया, उनके पैरेलल दूसरा अगर कोई कैंडिडेट लाया जाता, क्या वो संघ से होगा या वो बीजेपी से होगा या सर्वसहमति से लाया जाएगा, तो मुझे लग रहा है इसमें देखने वाली बात है। लेकिन हाँ, इसमें कुछ चीजें ऐसी निकल के आ रही हैं जो मुझे लग रहा है वो नुकसान जो होगा वो किसी नेता का नहीं होगा, वो आम पहाड़ियों का होगा, पहाड़ की जनता का होगा। क्योंकि मेरा भी क्षेत्र जो जिला पीलीभीत से मैं बिलोंग करता हूँ, मेरा भी जो बॉर्डर है वो उत्तराखंड से ही आता है। तो हमने पहाड़ की राजनीति को करीब से देखा है। रोजगार का बड़ा मुद्दा उस समय, सुरक्षा का बड़ा मुद्दा है और लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा मुद्दा। ये तीन ऐसे मुद्दे हैं जिनको मुझे लग रहा है 4 साल की हुकूमत ने, ठीक है, गरिमा जी कुछ आपकी बात पर बोलना चाह रहे हैं, छोटा सा उत्तर दीजिएगा गरिमा जी। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। देखिए, बहुत यहाँ पर मौजूद सवाल उठाए वरिष्ठ पत्रकार साथी ने हमारे। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, नेतृत्व परिवर्तन से वो जो 4 साल हमारी प्रसूताएं शौच में प्रसव कर रही थी या स्वास्थ्य सेवाएं जो लचर हुई थी, क्या वो ठीक हो जाएंगी? क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था में जो अभी तक फीस एक्ट नहीं ला पाई, पहले साल से सरकार टुकटुकी पीट रही है कि हम फीस एक्ट लाएंगे पूरे प्रदेश के लिए, क्या वो आ जाएगा? जो लोकायुक्त नहीं बन पाया, 100 दिन का वादा था इनके मैनिफेस्टो में, क्या वो लोकायुक्त बन जाएगा? क्या हमारे किसानों की आय दुगनी हो जाएगी? जिन गन्ना किसानों का भुगतान आप अभी तक नहीं कर पाए हैं और 17 किसानों ने यहाँ पर आत्महत्या कर दी। 3 आपके दिग्गजों ने यौन उत्पीड़न, भाजपा के रुड़की के मेयर ने, द्वाराहाट के विधायक महेश नेगी ने, इनके संगठन महामंत्री संजय कुमार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की आड़ में जो यौन उत्पीड़न किया, और इनके दल ने जो उनकी पीठ थपथपाई है या उनको बैकडोर से किनारे का रास्ता लगा दिया, ठिकाने लगा दिया, उनको कोई दंड नहीं दिया, वो क्या जीरो टॉलरेंस की पुष्टि करता है? जीरो टॉलरेंस क्या ये है कि मुख्यमंत्री का अभी 10 तारीख को 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में तारीख लगी हुई है। अमृतेश चौहान जो झारखंड के हैं व्यक्ति, उन्होंने जो भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, एक सिटिंग मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगते हैं और हाईकोर्ट जांच का, सीबीआई जांच का ऑर्डर देता है कि अपने आप में शर्मसार करने वाला है। और सूत्रों से पता चल रहा है कि भाजपा ने जब अपना इंटरनल सर्वे कराया तो उसको अपनी स्थिति थी 2022 में, इसलिए ये सारी कवायद की जा रही है और चेहरा बदलने की नौटंकी करी जा रही है। लेकिन मैं कह देना चाहती हूँ, अभी भी इस प्रदेश का अस्थिरता और अनिश्चितता के काले बादल छाए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा के कार्यकाल में छाए हैं। हमेशा एक अस्थिर गवर्नमेंट देने का काम भाजपा ने किया है। इस प्रदेश में 20 सालों में 9 मुख्यमंत्री हो गए, कांग्रेस के मात्र 3 हैं 10 सालों में। बाकी मुख्यमंत्री आप खुद सोच सकते हैं कि किसने दिए हैं। यानी कि आप मुख्यमंत्रियों को ऐसे बदलते हैं जैसे कोई कपड़े
और आप फिर जो है पूरे उत्तराखंड को उस खामियाजा भुगतने के लिए छोड़ देते हैं। आप मंत्रिमंडल विस्तार भी कर लीजिए, उससे उत्तराखंड कैसे लाभान्वित होगा बताएं दीप्ति रावत जी। कि अब दीप्ति रावत जी जवाब दीजिए इनका। है जब विदाई की बेला है तो आप मंत्रिमंडल कर देंगे। वैसे ही हमारा मंत्रिमंडल का आकार इतना छोटा था, 70 विधानसभाओं वाला हमारा छोटा प्रदेश है, कमोबेश एक नया प्रदेश है, गरीब प्रदेश है। ऐसे में आपने 80% अपने कार्यकाल में 3 मंत्री पद खाली रखे, किया आपने स्वास्थ्य अपने पास रखा, वित्त अपने पास रखा, आबकारी हो ठीक है, जवाब ले लेते हैं दीप्ति रावत। पीडब्ल्यूडी अपने पास रखा, 55 विभाग मुख्यमंत्री जी ने अपने कंधों पर रखे। क्या मतलब था इसका, क्या औचित्य था, क्या दीप्ति जी जवाब दीजिए इनकी बातों का। लायक मंत्री नहीं मिला कि आप ठीक है, जवाब ले लेते हैं गरिमा जी। बोल पाऊंगी ना? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। देखिए, मैं एक चीज कहूँ कि पहली बात तो जो सरकार 56 घोटाले की सरकार हो, वो इस बात को जीरो टॉलरेंस के बारे में बात क्योंकि इनको मालूम ही नहीं है अभी आप बताइए वर्तमान में 4 साल में कितने कभी जीरो टॉलरेंस होता ही नहीं है। गरिमा जी जवाब सुन लीजिए ना उनका। गरिमा जी जवाब सुन लीजिए ना। गरिमा जी एक सेकंड, गरिमा जी सुनिए गरिमा जी एक सेकंड ना, क्षमता रखिए। गरिमा जी उन्होंने आपको सुना है पूरा, आप भी एक बार सुनिए। समय हमारे पास कम है, सुन लीजिए, बट जवाब उनका आने दीजिए प्लीज। गरिमा जी जवाब आने दीजिए। आप सच को सुनिए भी तो, सुन लीजिए एक बार बस, ठीक है सुन लीजिए। जी बोलिए। तो देखिए, मैं कहूंगी, मैं ये कह रही हूँ कि 56 घोटाले की जो सरकार है वो जीरो टॉलरेंस क्या जाने, उनको क्या मालूम जीरो टॉलरेंस क्या होती है। किस प्रकार से हमारी केंद्र सरकार और जो प्रदेश की सरकारें हैं वो करप्शन से कोसों दूर रहकर जनता की सेवा में महिला विरोधी बातें की ये बात कानून की ये बात करती है, वो महिलाओं के हित में कानून है। ठीक है। राजीव गांधी तो नहीं कर पाए, वो उत्तर हो पाए, आज मोदी जी उसको लेकर आए। आज चाहे पंचायतों में रिजर्वेशन है, वो भाजपा ने किया है, भाजपा की सरकारों ने किया है। चलिए ठीक है, जिस तरह से बीजेपी का दावा है यहाँ पर कि सब कुछ ठीक है, कांग्रेस का कहना है कि कुछ भी ठीक नहीं है, और जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने भी यहां पर मूल्यांकन किया कि अगर सब कुछ ठीक था तो आखिर इस तरह की अटकलें क्यों उठ रही हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी ने अपने अपना पक्ष रखा, कांग्रेस ने भी अपना पक्ष रखा कि तमाम समस्याएं बीजेपी के संगठन के स्तर पर भी हैं, वहीं बीजेपी का यह कहना है कि हमने जो भी प्रदेश के लिए किया है वो हमने बेहतरीन किया है। हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने भी बिल्कुल इसमें सटीक मूल्यांकन किया कि अगर सब कुछ ठीक था तो आखिर ऊहापोह की स्थिति क्यों बनी हुई है। आने वाला अब वक्त ही बताने वाला है कि आखिर पहाड़ प्रदेश में क्या नए रंग सियासत के घुलने वाले हैं और क्या कुछ निकल के सामने आता है। अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने 5 साल पूरे करते हैं तो वो एक इतिहास लिखेंगे, क्योंकि वो दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री हो जाएंगे पहाड़ प्रदेश के जिसने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया हो। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।